आज हम यूनिट सेकंड के मेवाड़ के इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें आपके मेवाड़ का इतिहास जो कि राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट इतिहास इसमें देखने को मिलता है। अगर मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, यह 4 जिले मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आते थे। और जिसमें अपन बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो यह यूनिट आपके यूनिट सेकंड जो कि आपके मेवाड़ साम्राज्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेवाड़ साम्राज्य, मेवाड़ साम्राज्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे आपके मेवाड़ के इतिहास में कौन कौन से इम्पोर्टेंट शासक हुए। जैसे कि मेवाड़ की उदय की बात की जाए, सर्वप्रथम मेवाड़ का उदय, मेवाड़ के उदय की बात करें तो मेवाड़ का प्राचीन नाम आपके यहाँ पर मिलता है शिवी जनपद। प्राचीन नाम अगर मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है शिवी जनपद, शिवी जनपद। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी आपको मिलती है मध्यमिका। मेवाड़ के उदय की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम आपको यहाँ पे मिलता है शिवी जनपद, उसकी राजधानी आपके मिलती है मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। इसको वर्तमान में नगरी कहा जाता है। आगे अपन बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास में। सर्वप्रथम जो शासक जिसकी बात करें अपन, गुहिल वंश के संस्थापक जिनका नाम था गुहिल वंश के संस्थापक जिनका नाम मिलता आपके गुहिल। गुहिलों में सर्वप्रथम बात करेंगे तो गुहिल के पिता गुहिल के पिता शिलादित्य था, जो कि आनंदपुरम बड़नगर के राजा थे। डॉक्टर ओझा के अनुसार गुहिल ने 566 ईसा पूर्व में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। बप्पा रावल, इसमें एक मुख्य नाम मिलता है आपको बप्पा रावल। बप्पा रावल जो कि हारित ऋषि की गाय चराते थे, और उनके पिता का नाम की बात की जाए तो उनके पिता का नाम आपको आप मिलता है नागादित्य। बप्पा रावल को इतिहास में कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। कालभोज, बप्पा रावल को इतिहास में कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल की बात करें 734 से लगाकर 753 तक रहा था। 734 से लगाकर 753 तक इसका शासनकाल रहा था बप्पा रावल का। बप्पा रावल बचपन में हारित ऋषि की गाय चराते थे। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने राष्ट्र सेनी देवी की आराधना से हारित ऋषि ने बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर राष्ट्र सेनी देवी की आराधना से बप्पा रावल के लिए राज्य मांगा था। बप्पा रावल ने नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने यहाँ पर आपको बात करेंगे नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा उदयपुर को राजधानी बनाया था। और इन्होंने मौर्य राजा मान से चित्तौड़गढ़ दुर्गों को विजय किया। इन्होंने वर्तमान उदयपुर जिले के कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया और नागदा में अद्भुत नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण
बप्पा रावल का सबसे पहला उल्लेख 971 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है और बप्पा ने सोने के सिक्के भी चलाए थे। यह आपके बात हो गई गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल की, जो कि गुहिल वंश के संस्थापक की आपकी बात की जाए तो संस्थापक का नाम आपको मिलता है गुहिल, और बप्पा रावल जो कि कालभोज के नाम से विख्यात हुए थे। इनका समय की बात करें 734 से लगाकर 753 ईस्वी तक, और यह हारित ऋषि की गाय चराते थे, जिस कारण हारित ऋषि ने प्रसन्न होकर राष्ट्रसेनी नामक देवी की आराधना की और उन्होंने बप्पा रावल के लिए राज्य मांगा, और इन्होंने मान मौर्य से चित्तौड़ जीतकर मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजय किया था। और इन्होंने बप्पा रावल ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी नागदा को बनाया था, जो कि उदयपुर में स्थित है। उन्होंने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और सेकंड इन्होंने अद्भुत नाथ जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं अल्लट की। यहाँ पर सेकंड आपके आता है अल्लट। यहाँ पर सेकंड अपन बात करेंगे अल्लट की। तो अल्लट 10वीं शताब्दी के मध्य में अल्लट मेवाड़ का शासक बना। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। अल्लट जो थे, इन्होंने हूण जो राजकुमारी थी हरिया देवी, उनसे विवाह किया था तथा आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने देवपाल परमार को भी परास्त किया। अल्लट ने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। यह भी इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है कि अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। शक्ति कुमार, इसके बाद अगर बात की जाए तो शक्ति कुमार का नंबर आता है। शक्ति कुमार शासक बने थे। इन्होंने इतना कुछ काम किया नहीं था, जिसका इसके समय परमार शासक मुंज ने मेवाड़ पर अधिकार किया, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। आगे बात करेंगे अपन सामंत सिंह की। सामंत सिंह ने चालुक्य नरेश अजयपाल को हराया। मगर जालोर के कीर्तिपाल चौहान के हाथों परास्त होकर इन्होंने वागड़ में नए राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी बड़ौदा, आसपुर, डूंगरपुर थी। इसके बाद बात की जाए तो एक इम्पोर्टेंट शासक का नाम मिलता है आपको यहाँ पर जैन सिंह या जैत्र सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है यहाँ पर आपके। जैत्र सिंह के समय की बात की जाए तो आपके जैत्र सिंह का समय मिलता है आपके 1213 से लेकर 1252 ईस्वी। 13वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। 13वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में नया मोड़ आता है। इस समय तक अजमेर के चौहानों की शक्ति का पतन हो चुका था। और राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग तुर्क सेनाओं द्वारा अधिकार किया जा चुका था। संयोग से मेवाड़ में गुहिल शासकों को गोरी व ऐबक के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि भारत को तुर्कों के प्रारंभिक काल में इन्होंने मुसलमानों से संघर्ष करना पड़ा था। 1213 ईस्वी में जैत्र सिंह मेवाड़ के सिंहासन बैठा और उसने 1252 तक शासन किया। और आगे अपन बात करें तो उसने अपने सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया था, बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार करके उसने राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ावा दिया था। अगर जैत्र सिंह के अपन समकालीन शासकों की बात करें तो अपने समकालीन चौहान वंशीय राजा उदय सिंह के नाडोल राज्य पर भी उसने अधिकार किया था। जैत्र सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे उस समय, अगर चौहान वंशी शासकों की बात की जाए तो आपके यहाँ पर उदय सिंह के नाडोल राज्य पर भी उसने अधिकार किया था। चौहान नरेश उदय सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पोती रूपादेवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करके मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अगर उदय सिंह की बात की जाए तो उदय सिंह ने अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र, जिसका नाम आपको मिलता है तेज सिंह के साथ करके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। डॉक्टर ओझा के अनुसार जैत्र सिंह ने परमार ने देवपाल को परास्त किया था।
जैत्र सिंह ने परमार नरेश देवपाल को परास्त किया। जैत्र सिंह के पूर्व गुजरात के शासकों ने मेवाड़ में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। जैत्र सिंह के पूर्व गुजरात के शासकों ने मेवाड़ में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। ओझा के विवरण के अनुसार इतना ही पता चलता है कि गुजरात के भीमदेव द्वितीय के अल्पवयस होने का शासन की बागडोर बघोल वंशीय लवण प्रसाद और उसके पुत्र वीर धवल के हाथों में चली गई थी। आगे अपन बात करेंगे वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो मंत्रियों ने उनकी स्थिति को काफी सुंदर बना दिया था। किसकी स्थिति को? जैत्र सिंह की स्थिति को। ये दोनों मंत्री तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति से लोहा लेने के लिए गुजरात और मेवाड़ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे, परंतु जैत्र सिंह ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जैत्र सिंह गुजरात के प्रभाव से मुक्त हो चुका था और उसने अपने सैनिक शक्ति को काफी संगठित कर लिया था। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी बात होती है जैत्र सिंह के बारे में। जैत्र सिंह, उनके बाद में आपके यहाँ पर तेज सिंह शासक बनते हैं। उसके बाद आपके बात करते हैं आपके रतन सिंह। अपन इम्पोर्टेंट शासकों की बात करेंगे, आगे अपन बात करेंगे रतन सिंह की। रतन सिंह के बारे में, जो कि 1301 से लगाकर 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। समर्थ सिंह के बाद उसका पुत्र रतन सिंह 1302 में मेवाड़ का शासक बना। इस बात की पुष्टि हमें एकलिंग महामात्य एवं कुशलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। अगर रतन सिंह की बात की जाए तो रतन सिंह की रानी का नाम आपको पद्मिनी मिलता है, जो सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन तथा रानी चंपावती की पुत्री थी। पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी का पालतू तोते का नाम आपको हीरामन मिलता है, हीरामन था। रानी पद्मिनी के तोते का नाम हीरामन था। तोते का नाम हीरामन था। रतन सिंह ने अपने दरबार से राघव चेतन को निष्कासित किया था। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का व्यक्ति था, जो कि जादू टोनों करता था और जादू टोनों विश्वास भी करता था, जिस कारण जब रतन सिंह पद्मिनी को रानी बनाकर अपने दरबार में लाता है और फिर कुछ टाइम बाद राघव चेतन उनको पसंद करने लग जाते हैं, जिस कारण इस बात का पता जब रतन सिंह को लगता है तो रतन सिंह इनको अपने दरबार से निष्कासित कर देते हैं राघव चेतन को। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इनको निकाल दिया था, जिस कारण राघव चेतन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर चला जाता है। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि मेवाड़ की रतन सिंह की रानी पद्मिनी, जो कि अत्यधिक सुंदर है, और यहाँ तक कि वह प्रशंसा करता है कि बहुत प्रशंसा करता है, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी को भी इच्छा होती है कि नहीं, क्यों नहीं एक बार उसको पद्मिनी को जाके देख लिया जाए। इस प्रकार से वह अलाउद्दीन खिलजी वापस मेवाड़ आता है और रतन सिंह से मांग करता है कि वह पद्मिनी को देखना चाहता है, लेकिन रतन सिंह उनको कहता है कि वो उनको डायरेक्ट उनसे नहीं मिलवाएगा या देखवाएगा। तो क्या करता है, वो कांच के प्रतिबिंब में उसको देखने के लिए बोलता है। तो क्या होता है कि जैसे ये कांच है, ठीक है, और उसके यहाँ पर पद्मिनी बैठती है, वह कांच के सामने देखती है, और यहाँ पर बैठता है आपके अलाउद्दीन खिलजी के। तो यहाँ प्रतिबिंब में अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को देखता है। फिर उसके बाद में जब रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को महल से बाहर तक जब छोड़ने के लिए जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह को बंदी बनाकर ले जाया जाता है
जिसके बाद यहाँ पर रतन सिंह के दो सेनापति होते हैं, गोरा और बादल। तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मनी से मांग करता है कि उसे पद्मनी चाहिए। तो रानी पद्मनी भी कुछ शर्तें रखती है अलाउद्दीन खिलजी से। उसकी शर्त ये होती है कि वह मतलब दिल्ली जाएगी, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वह अपनी दासियों के साथ जाएगी। जिसके बाद उनकी मांग को स्वीकार करता है और रानी पद्मनी एक और शर्त रखती है कि उनकी दासियों की शक्ल कोई नहीं देखेगा। यह मांग भी वह स्वीकार करता है। जिसके बाद रानी पद्मनी सैनिकों को दासियों की वेशभूषा में ले जाती है और वहां जाकर वह रतन सिंह से मिलने का प्रस्ताव रखती है और रतन सिंह से उनको मिलवा दिया जाता है। जहां पर पद्मनी रतन सिंह को पूरी बात बताती है कि ऐसा ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा है। और फिर यहाँ से भाग कर वह वापस कहाँ आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिससे रतन सिंह अपने सेनापति गोरा और बादल सहित वीरगति को प्राप्त हो गए। पद्मनी के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम राजस्थान का द्वितीय एवं अब तक का सबसे बड़ा शाखा था। इस विजय के पश्चात खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया और रतन सिंह की मृत्यु के बाद साथ ही मेवाड़ की रावल शाखा का अंत हो जाता है। रतन सिंह के बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट शाखा था जिनका नाम कुंभा होता, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय की बात की जाए तो आपके यहाँ पर महाराणा कुंभा का समय मिलता है 1433 से 1468 ईस्वी। इनके जन्म की बात की जाए तो महाराणा कुंभा का जन्म आपके हुआ था यहाँ पर 1403 ईस्वी में। उनके पिता का नाम आता है मोकल, उनकी माता का नाम सौभाग्यवती। उपाधियों की बात की जाए तो महाराणा कुंभा की अनेक सारी उपाधियां थी, जिसमें अपन बात करेंगे राव राय, राजगुरु, राणे राय, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, कुंभा के पिता के शासनकाल में ही मेवाड़ रियासत में उसके पिता के मामा राव रणमल का बहुत हसेज हुआ। रणमल राठौर की गलत रीतियों से नाराज होकर मेवाड़ के सिसोदिया सरदार ने 1438 में कूटनीति से उसकी हत्या करा दी थी। जैसे कि महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था। महाराणा कुंभा ने 1436 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने आराध्य देव, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में अपने आराध्य देव विष्णु के निर्मित 9 खंडों के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ, हिंदू देवी देवता का अजायब घर, मूर्तिकला का विश्वकोश, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लोगो, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा तथा मारवाड़ के राव जोधा के मध्य 1446 में आवल बावल की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा यह आवल बावल की संधि इंपॉर्टेंट संधि आती है आपको यहाँ पर, आवल बावल की संधि।
इस संधि के कारण, इस संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था, आवल बावल की संधि द्वारा। इस संधि के द्वारा मेवाड़ मारवाड़ की सीमा, कुंभा के विरुद्ध मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने 1456 में चंपारण की संधि की तथा 1457 में दोनों की संयुक्त सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसे कुंभा ने विफल कर दिया। और 1458 ईस्वी में कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। राणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। कुंभा के काल में अत्रि पुत्र महेश ने कीर्तिस्तंभ की रचना की। इन्हीं के काल में कानड़ देव ने एकलिंग महामाती की रचना की। राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो प्रारंभिक समस्या का समाधान, चाचा में मेरा, कुंभा ने रणमल व राघवदेव के नेतृत्व में चाचा व मेरा का दमन किया, लेकिन मोहपा पवार भागकर मांडू मालवा चला गया। रणमल का हस्तक्षेप, कुंभा ने रणमल की प्रेयसी भारमली द्वारा जहर पिलाकर रणमल की हत्या करवा दी थी। मेवाड़ के चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप मेवाड़ के चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप रणमल के पुत्र राव जोधा ने 1453 में पुनः मेवाड़ मारवाड़ पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद मेवाड़ में मारवाड़ संधि हुई, जिसे आवल बावल की संधि कहते हैं। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया, जो कि आवल बावल की संधि से ही यह विवाह हुआ था। साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो आबू व सिरोही की विजय, कुंभा ने सिरोही के शासक सहस्त्रमल चौहान को पराजित कर आबू व बसंतगढ़ पर अधिकार कर दिया। हाड़ौती विजय, कुंभा ने मुद्दी के शासक बेरीसाल को पराजित कर अपना अधीनस्थ स्थापित कर दिया था। मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की। मेवाड़ मालवा के संबंध, तुगलक वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता निर्बल हो गई। सल्तनत के अनेक प्रांतीय सूबेदारों को केंद्रीय सत्ता से मुक्त होकर अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करी। ऐसे राज्यों में मेवाड़ के पड़ोस में मालवा, गुजरात और नागौर प्रमुख थे। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति इन नए नए राज्यों के लिए चुनौती थी। उन्हें हर समय मेवाड़ में खतरा बढ़ा हुआ था। मालवा के सुल्तान मोहपा पवार को शरण दी गई, जो कि मोगल का हत्यारा था। आगे अपन बात करेंगे विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के निर्माता की बात की जाए तो विजय स्तंभ के निर्माता आपके थे यहाँ पर चित्रांग मौर्य। विजय स्तंभ के यहाँ पर अपन निर्माण की बात करेंगे। यहाँ पर इसके निर्माता की बात की जाए, निर्माता आपके थे यहाँ पर चित्रांगद मौर्य। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ। 8वीं सदी। कुंभा के ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त करने पर 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1440 ईस्वी में, जिसे मूर्तियों का शब्द को हिंदू देवतियों देवताओं को अजायब घर कहते हैं। यह 9 मंजिला इमारत थी। इसके बाद आपको मिलती है सेकंड यहाँ पर कीर्ति स्तंभ। 11वीं सदी में यह कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। मेवाड़ गुजरात संबंध। आगे अपन बात करेंगे मेवाड़ व गुजरात के क्या संबंध है। मेवाड़ व गुजरात संबंध, महाराणा कुंभा को गुजरात की शत्रुता तो विरासत में मिली थी। महाराणा कुंभा को गुजरात की शत्रुता तो विरासत में मिली थी। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि महाराणा मुगल के शासनकाल में 1433 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के मार्ग रोकने के लिए चित्तौड़ प्रस्थान किया था। वह भीलवाड़ा में अपना पड़ाव डाला। यहीं पर मुगल की हत्या कर दी गई। अहमद शाह इस समय अधिक लूटमार न कर सीधा नागौर की ओर चला गया।
संघर्ष के कारणों की अगर बात करें तो अपने संघर्ष के कारण में आपको मिलता है यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति। संघर्ष के कारण की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है साम्राज्यवादी नीति। नागौर की राजनीतिक स्थिति। नागौर की राजनीतिक स्थिति। फिरोज खां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें कुंभा ने शम्स खां की मदद की तथा उसे कहा कि वे नागौर के किले की मरम्मत न करें यह साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा, परंतु शम्स खान ऐसा नहीं हो रहा। उसके बाद वह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह के साथ मिलकर कुंभा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा, जिससे उसे लगा कि वह मेवाड़ पर अपना आधिपत्य कर लेगा। इसलिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को अपने साथ मिला लिया। आगे अपन बात करेंगे चंपानेर की संधि की। चंपानेर की संधि जो कि 1457 में हुई थी। चंपानेर की संधि की बात करें तो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह, चंपानेर की संधि की बात करें तो अपन कुतुबुद्दीन अहमद शाह, चंपानेर की संधि की बात गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह एवं मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने मेवाड़ के विरुद्ध चंपानेर की संधि की। 1457 की उसके तहत मेवाड़ का हिस्सा आधा बांटने के ऊपर समझौता हुआ। इससे दक्षिण भाग गुजरात को व उत्तरी भाग मालवा को देंगे प्रस्तावित हुआ। इसको लागू करने के लिए दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप से 1457 में कुंभा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने कुतुबुद्दीन अहमद को अपनी ओर मिलाकर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे दोनों शासक पराजित हुए। आगे अपन बात करेंगे कुंभा की मृत्यु की। आगे अपन बात करेंगे कुंभा की मृत्यु की। तो मृत्यु की बात की जाए तो 1468 ईस्वी में उनके बेटे उदयकरण द्वारा कटारगढ़ के दुर्ग में जब वो जलाशय के पास बैठे थे तो अचानक उनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या इनके पुत्र उदय ने की थी, जो कि उदयकरण। इसने कटारगढ़ दुर्ग के अंदर जब जलाशय के पास बैठे थे तो अचानक उनकी हत्या कर दी। इसलिए उदय को राजस्थान के इतिहास का पितृहंता शासक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पितृहंता शासक कहते हैं अपन इसको, पितृहंता शासक। सांस्कृतिक उपलब्धियां भी इन्होंने बहुत थी, कला सांस्कृतिक उपलब्धि में थी। आगे अपन बात करेंगे, एक शासक और आपको मिलते हैं यहाँ पर आगे, इम्पोर्टेंट शासक, जो कि आपको रायमल। अपन कुछ इम्पोर्टेंट बारे में की चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें विस्तृत नहीं बात कर रहे हैं। तो रायमल की बात करें तो 1453-73 से लेकर 1509 तक मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों ने पितृहंता उदय के स्थान पर कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को मेवाड़ का शासक बनाया। महाराणा रायमल जब मेवाड़ के शासक बने तब उनके पुत्र कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जगमाल सिंह, राय सिंह तथा कुंवर संग्राम सिंह सांगा थे। एक पुत्री आनंदीबाई थी। महाराणा रायमल ने अपने पुत्र के विवाह सिरोही के राव जगमाल सिंह के साथ किया था। और महाराणा रायमल के दोनों ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ की गद्दी का शासक कुंवर संग्राम सिंह बना था, जिसको अपन इतिहास में सांगा के नाम से जानते हैं। तो महाराणा सांगा की बात करें तो महाराणा संग्राम सिंह
जिसको समय आपको मिलता है 1509 से 1528 ईस्वी। इनके पिता का नाम आपको मिलता है रायमल, माता श्रृंगार देवी, जन्म 12 अप्रैल 1482, और उनकी पत्नी का नाम है आपके कर्मावती। वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थित भीमलगांव मंदिर की पुजारी ने कुंवर संग्राम सिंह के मेवाड़ शासक बनने की भविष्यवाणी की थी, जो कि कालांतर में सत्य सिद्ध हुई। 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने, जो इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सांगा के काल में मेवाड़ साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। सांगा के काल में मेवाड़ साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। सांगा ने दिल्ली में हिंदू पद पातशाही व हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। महाराणा सांगा की राजनीतिक उपलब्धियां। इनके उत्तराधिकारी संघर्ष की बात की जाए तो यह संघर्ष पृथ्वीराज, जयमल व सांगा के मध्य हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष की बात की जाए तो आपके यहाँ पर उत्तराधिकारी संघर्ष आपके पृथ्वीराज, जयमल व सांगा के मध्य हुआ। जिसमें पृथ्वीराज ने सांगा के ऊपर हमला किया, वह परिणाम स्वरूप सांगा की आंख चली गई। सांगा भागकर अपने अजमेर चला गया और वहां उन्हें करमचंद पवार ने शरण दी। इसके बाद 1509 ईस्वी की बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ, और इनकी उपाधियों की बात की जाए तो उन्होंने करमचंद पवार को रावल की उपाधि प्रदान की थी। आगे नेक्स्ट अपन के प्रारंभिक समस्या और समाधान नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। स्टॉप बोलो।